बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनको हतमी उसका ऐलान करने का फ़ैसला जो है वो वफाकी काबीना की जानिब से कर लिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जो वज़रा हैं काबीना में शामिल, उन्होंने इख्तलाफी नोट के साथ ये जो काबीना का इजलास था इसकी करारदाद पर दस्तखत कर दिए हैं। आज सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका ये कहना था कि ये गैर मुनसिफाना फ़ैसला है और इसी हवाले से उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया जी। फारूक भाई, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई और मरदमशुमारी के हवाले से जो है ना उस पर तहफ़्फ़ुज़ात और काफ़ी उसके हवाले से एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए। क्या कहते हैं सर, पहले हमें बता दीजिए। मरदमशुमारी में कराची के साथ बिलखुसूस गुज़िश्ता कई दहाइयों से और कई मरदमशुमारियों से नाइंसाफ़ी का और इम्तियाजी सुलूक का सिलसिला जारी है ना। और इसकी आबादी को या तो कम गिना जाता है और अगर सही गिना जाता है तो फिर कम करके दिखाया जाता है ना। ये अच्छा, 98 में भी अगर गवर्नर राज ना लगता तो हमारा पूरा प्रोग्राम था। हम उस वक्त काफ़ी मजबूत थे तंजीमी और सियासी लिहाज से और हम अच्छा खासा एजुटेशन करते, लेकिन उस गवर्नर राज ने हमारा रास्ता रोक लिया और फिर एक ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जाहिर है कि हम बहुत ज़्यादा इसको शिद्दत के साथ नहीं उठा सके। लेकिन हमने ये जो 2017 में मुकम्मल हुई मरदमशुमारी और उसके आर्जी नताइज को कबूल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को पार्लियामान में कहा गया, तो हमने भी डटकर इसकी मुखालफत की, सख्त मुखालफत की। तो हमारी बात को मानकर 5% यानी इसका ऑडिट कराने का और एक सैंपल मरदमशुमारी दोबारा से कराने का इत्तफाक किया, माना वजीर आजम पाकिस्तान ने। और फिर सिर्फ पार्लियामान से ये चीज मंजूर नहीं हुई, फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल जो आईनी इदारा है, 4 वज़रा आला और 1 वजीर आजम जिसमें बैठते, उन्होंने भी कहा कि हाँ, मरदमशुमारी के फाइनल रिजल्ट से पहले, नोटिफिकेशन से पहले हम ये ऑडिट कराएंगे। और 5%। अच्छा, उस हुकूमत में भी हम मुतालबा करते रहे, भाई अब कराओ। और इस हुकूमत में भी खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद कहते हैं कि हमारा पहला पॉइंट था, हमारी जिंदगी मौत का मसला है। और ये हमने नोट ऑफ डिसेंट, देखिए नोट ऑफ डिसेंट तो आपने इख्तिलाफी नोट दिया, लेकिन आपने गोया के उस फैसले को तवहन करहन मंजूर कर लिया, ना चाहते हुए भी। लेकिन अब इसमें अगर आप देखें कि ये अगर जिंदगी मौत का मसला है, इसमें कराची के साथ साथ पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मसला भी है, क्यों कराची पाकिस्तान का अहम तरीन कौमी शहर है, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से। तो अब अगर हर दफा मरदमशुमारी में ये होगा, तो इस मरतबा ये उम्मीद थी कि जब हाउस काउंट हुआ था, ब्लॉक काउंट, तो हमने उसी वक्त देख लिया था कि शहरी इलाकों का हाउस काउंट बेहतर आया था और दही इलाकों का हाउस काउंट कम हुआ था पहली बार। और वो जो इन्फ्लक्स हो रहा पूरे मुल्क से आबादी का दबाव कराची पर है, तो लगता था कि इस मरतबा शहरी इलाकों की आबादी और हाउस काउंट ज्यादा आएगा, घरों का शुमार और मरदमशुमारी ज्यादा आएगा और दही इलाकों का थोड़ा कम आएगा। तो इस बार सीटें ज्यादा मिलेंगी हमें उनके मुकाबले में, और इस बार वजीर आला कराची से आएगा। तो ये हम सब ने महसूस कर लिया था, लेकिन उस हाउस काउंट को स्क्रैप कर दिया या उस ब्लॉक काउंट को स्क्रैप किया गया, अरबों रुपए खर्च हुए। तो उसी वक्त से हमने ये पॉइंट बनाकर ये 2017 के रिजल्ट आने से थोड़ा पहले एक पिटीशन हमने अदालत में डाल दी, जो नहीं चली। और अब 4 साल पहले बाद 1-1.5 माह पहले उस पर एक हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। ये भी एक हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गोया के ज्यादती हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से तो मरदमशुमारी हुई थी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ही ना देख सके कि अगर मरदमशुमारी में धांधली हो जाए और उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियां हो, उसकी बुनियाद पर तरक्याती इंतजामी फंड्स की तकसीम हो, दीगर समाजी और दीगर सरगर्मियों से मुताल्लिक मामलात की जो है तकसीम हो, तो फिर बताएं कि कराची के साथ इंसाफ कैसे होगा
और कब होगा। 98 में हमें इसकी तहरीक चलानी थी, लेकिन हम मजबूर थे। इस मरतबा हम तैयार थे, लेकिन 2016 में दायरे के एक बड़ा ब्लो हुआ, मुल्क के खिलाफ नारे लगे, हमें अलग होना पड़ा। और फिर मेरे साथ जो कुछ मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने किया वो सबके सामने है। तो वो पिटीशन पर तवज्जो नहीं थी, ना सेंसस की, ना 140A की। और मैं मसाइल कराची के क्या गिनवाऊं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कई घंटों और कई दिन बैठूं तो मसाइल खत्म ना हो। तो अब अगर ये मरदमशुमारी वाकई में हमारी जिंदगी मौत का मसला, और इसे महाजरों का मसला नहीं है, ये तो अगर डेमोग्राफी चेंज हो गई है तो हमने तो खुशामदीद कहा है। जो पंजाबी पंजाब से, पख्तून सराइकी बेल्ट से, पख्तून कबाइली इलाकों, KPK से, बलूचिस्तान से बलोच और अंदरून से हमारे सिंधी भाई आते हैं, पर हम कहते हैं कि उनकी और हमारी आबादी को मिला के जो असल आबादी वो गिनी जाए और उस हिसाब से हमारी सीटों में इजाफा किया जाए, उस हिसाब से नुमाइंदगी दी जाए, उस हिसाब से हमें फंड्स दिए जाए और उस हिसाब से बल्दियाती काउंसिल में भी सीटें रखी जाए। लेकिन ये हमारा ख्वाब नहीं, हमारा जायज मुतालबा, हमारा हक है। ये कब शर्मिंदा ताबीर होगा? ये कोई ख्वाब या विजन नहीं है, ये तो वो हकाइक है। नवीद मुख्तार साहब जो जनरल कोर कमांडर थे, वो कहते थे 3 करोड़ की आबादी कराची। आज गुलजार अहमद शेख जब भी कराची की समाअत होती है तो वो कहते हैं 3 करोड़ की आबादी है। ये हुकूमत के अपने आदादो शुमार से, बैनुल अक़वामी जो इदारों ने। अच्छा फारूक भाई, आपसे ही जानना चाहूंगा सर, सेंसस का आदादो शुमार का जो इदारा है वो फेडरल है ना सर? यानी ये जो मरदमशुमारी की जाती है ये फेडरल वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, सिंध हुकूमत का भी कोई अमल दखल होता है इसमें? सिंध हुकूमत के इन्यूमरेटर्स आते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ये सेंसस का जो शोबा और काम है ये वफाकी हुकूमत का है। तो इसमें सूबाई हुकूमत का वो दखल नहीं, कोई दखल नहीं है। सर ये जो 2017 की मरदमशुमारी है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, आप क्या समझते हैं सर? अगर हम थोड़ा सा 2017 पे चले जाएं, अभी हम ऑडिट को छोड़ें, सर मुझे ये बताएं कि ये जो मरदमशुमारी के नताइज मुबैना तौर पे जो गलत नताइज हैं, तो क्या ये किस वजह से ये गलत नताइज कराची के साथ नाइंसाफी क्यों की गई सर? क्या वफाकी हुकूमत की नीयत में कोई खोट था? देखें, पाकिस्तान में जो भी बड़ी जमातें हैं और वो रिवायती, मौरूसी और वडेरों की सियासत कर रही है, सरमायादारों की, उन्हें तो स्टेटस को सूट करता है, क्योंकि उनके अब अपने अपने सूबों में ये चीज एस्टैब्लिश हो गई कि पूरे मुल्क में अगर वजारत उस्मा PMLN को ना मिले तो पंजाब में तो उनको वजारत आला मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी इस बात पे बहुत खुश है कि कल तक वो वफाकी जमात थी, लेकिन चले भागते चोर की लंगोटी सिंध के जो वडेरे हैं वो मैनिपुलेट कर लेते हैं और वहाँ पीपल्स पार्टी को फिलहाल अंदरून सिंध में कोई नहीं, और आबादी भी उनकी कम। देखिए, दबाव कराची और हैदराबाद और सक्कर जो बड़े शहर हैं उनमें है, उनका और दही इलाकों का जो तनासुब है 60 और 40 का, कम वक्त वो 1973 से आगे ही नहीं बढ़ा, चेंज ही नहीं हो रहा, बल्कि 40 से भी थोड़ा अर्बन इलाकों का कम हो जाता है। तो वो कोटा सिस्टम में, नौकरियों में, दाखिलों में, सब जगह सिंध के शहरी इलाके और शहरों में रहने वाले मारे जाते हैं। और फिर यहाँ का PRC और डोमिसाइल सिस्टम भी वाहिद ऐसा है जो इतना इम्प्रेग्नेबल है कि लाहौर, पिशावर, कोयटा, लाड़काना, नवाबशाह का कोई भी नौजवान आए और 10, 15, 20 हजार रुपए दे, उसका PRC डोमिसाइल बन जाता है। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप मुझे किसी का भी लाहौर, कोयटा, नवाबशाह का, लाड़काना का डोमिसाइल बनवा के दे, PRC बनवा के दे। तो कैसे वो इतने सिक्योर्ड हैं? और कराची का निजाम, हमें अपने कोटे पे भी कराची वालों को नौकरियां नहीं मिलती, और जो दीगर इलाकों, शहरों से हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारी बेटियां हैं। सर जिम्मेदार कौन है उस 2017 की मरदमशुमारी के गलत नताइज का? देखिए, पीपल्स पार्टी और PMLN का मुकमुका था बिल्कुल, वरना 2011 में जब ब्लॉक काउंट ज्यादा हो गया तो उसे स्क्रैप क्यों किया PMLN की हुकूमत ने? हमने उस वक्त भी शोर मचाया था, हमने उस वक्त भी, और बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने स्क्रैप किया था। तो जो PMLN की हुकूमत थी उसने उस पर शोर क्यों नहीं मचाया हमारे साथ? तो सबको अपने अपने सूबों में सब इलाकाई हो गए, कौमी सोच किसी की नहीं रही, सब अपना अपना रिवायती मौरूसी जो वोट बैंक है उसको बचाने की कोशिश करते हैं और उसकी बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं। इख्तिदार चाहिए, अवाम के मसाइल से, कौम के जो इस वक्त मुश्किलात हैं उससे किसी को सरोकार नहीं। पहले दो रिवायती जमातें थी, अब तीसरी आ गई। देखे ना, PTI ने भी पार्लियामान में सबने एग्री किया था कि ऑडिट होगा, 5
10% सैंपल जो है मरदमशुमारी होगी, तो पीटीआई ने काबीना में किस धड़ल्ले से और ढिठाई से इसको मंजूर कर लिया। आरिफ अलवी ने उस जमाने में हमें वोट दिया था, ये इसके हक में क्या भाई दोबारा होनी चाहिए। तो अब सदर ममलिकत कहाँ गए, उनकी कराची से मोहब्बत और सारी वो जो वाबस्तगी कहाँ गई। और ये जो एमक्यूएम वाले जो कि खाते ही कराची के नाम का है, यहाँ के महाजरों के वोट का नाम का खाते हैं, उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया। किस लिए किया? एक सेनेटरशिप चाहिए मार्च में, इसलिए अभी हुकूमत नहीं छोड़ सकते। इनके 17 वोट हैं सूबाई में, 21 चाहिए, 4 वोट पीटीआई से इनको चाहिए होंगे, तब जाके इनका एक सेनेटर कोई पसंदीदा आदमी सेनेटर बनेगा। उसको बनाना है, पूरी कौम को दाव पे लगाओ, महाजरों को, मजलूमों को, कराची को और पाकिस्तान को दाव पे लगा दे और मान ले हमारा केस, हमारा मेन मुकदमा मरदमशुमारी का। फारूक भाई, जब आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लीड कर रहे थे चीफ, एज ए चीफ, मैं अगर मार्च 2018 की बात करूं, आपने सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो है ना वो बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट की बहुत सारे उस पे। तो सर अगर 2017 की मरदमशुमारी पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी या इन दोनों का मुकमुका भी था सर, उस पर इतने इख्तलाफात थे, तो फिर 2018 में एज एमक्यूएम चीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट कैसे की सर, ये जानना चाहूंगा। नहीं, हमने कब की 2018 या 17 में, हम तो ऑपोजिशन में थे। अगर आप याद करें, हम तो एक दिन के लिए भी वफाक की हुकूमत नहीं गए, ना वजारत ली। सर सेनेट के इलेक्शन जब होते हैं ना सर, उसी में सारी चीजें होती हैं। यानी जो एक मुशाहिद हुसैन सैयद को आपने सपोर्ट किया था सर जी, किसको, कहाँ? पीएमएलएन की सर उसमें, यानी एक दफा सर बाकायदा इस्लामाबाद जाके आपकी मीटिंग भी हुई और तमाम। बुलंद ऐसा है कि आप सीनियर एंकर हैं माशाल्लाह, और अब आप थोड़ा सा ये देख लें कि असल सौदा होता है वजारत के लिए, सेनेटरशिप के लिए, और असल सौदा होता है कि आपको हुकूमत में कोई आपको बराह रास्त कोई आपका मफाद आप देख रहे हैं पार्टी का या अपने लोगों का, ये तो होता है कि वहाँ बार्गेन है और पॉलिटिकली आपका राइट आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ होता सेंसस पे बात, सिर्फ वजीर आजम के ओहदे के लिए 2 उम्मीदवार हैं, एक पीपल्स पार्टी का है और दूसरा जो है वो पीएमएलएन का, या एक पीटीआई का न्यूट्रल है और एक किसी। तो उसमें तो अमूमन ये हर छोटी जमात, चाहे एएनपी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी, जमहूरियत की लॉन्गिविटी के लिए किसी भी निजाम को चलता रहे, चाहे वो पहला वजीर आजम आए उस दौर में या उसके बदल के दूसरा आ जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी दिया, राजा परवेज अशरफ को भी दिया, नवाज शरीफ को भी वोट दिया, हालांकि हुकूमत में नहीं गए, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत। तो वो चीज को आप बराह रास्त मतलब किसी डील का हिस्सा उसको नहीं समझ सकते। वो सिर्फ एक पार्लियामान का तकाजा होता है कि प्राइम मिनिस्टर को मौका दे, फ्री हैंड दे, सब सपोर्ट करें ताकि बाद में गिनवा सके जी हमने भी आपको जिताने में वोट दिया था और आपने ये मुल्क का असर किया। ये पॉलिटिकल एक तरीका होता है, तो इसको इस तरह समझ लें, उसको इससे रेलेवेंट ना समझे। लेकिन हाँ, अगर हुकूमत में जाते या कोई बड़ी डील करते या हुकूमत को कोई किसी बड़ी लेजिस्लेशन की जरूरत हम करते, तो जरूर ये था कि फिर हमने अपने मफादात या चंद लोगों के मफादात के लिए, तो हम तो हुकूमत में नहीं थे। हाँ, हमें थोड़ी मौसर तहरीक चलानी चाहिए थी, ये बात आपकी दुरुस्त है। हम थोड़ा ज्यादा मैदान में भी आते, हमारे मुजाहरे भी होते, लेकिन वो जो 2016 में जो वाकया हो गया था 22 अगस्त का, तो उसके बाद जाहिर है कि हमें अपने आप को दोबारा से यकजा करना था, अपने पैरों पे खड़ा होना था, उस बिगाड़ से भी लड़ना था जिसके नतीजे में हम कमजोर हो गए थे, हमारे जो आपस के इश्यूज थे। तो ये जरूर है कि हम उस तरह से बड़े मुजाहरे नहीं कर सके, तो मैं ये गलती तो मानता हूं। अच्छा फारूक भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि तनकीद के बजाय क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप, जाहिर सी बात है बड़े हैं और बहुत सीनियर, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, साबका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए तो बड़े सीनियर रहनुमा माने जाते हैं सर, एक असर रखते हैं आप, चाहे वो मुस्तफा कमाल साहब हों, यानी बहुत सारी चीज़ों में आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी नाम लेते हैं, डॉक्टर साहब का, और आपके अच्छे ताल्लुकात भी बज़ाहिर मेरे ख्याल में शायद हैं सर। सबको एक साथ मिला के एक प्लेटफॉर्म पे कोई जद्दोजहद नहीं की जा सकती कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर चलें और इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक दूसरे पर तनकीद की जाए? देखिए, यही चीजें तो हैं जो बुनियादी इख्तिलाफ है जिसकी वजह से हम अलग अलग हैं ना। मसलन मैंने इलेक्शन 2018 में मैं वापस चला गया था और मैंने पहले मैं अलग था, फिर मैंने कहा नहीं ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ और हम मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। और हमने लड़ा और मुझे पता था कि मेरी सीट मुझे नहीं मिलेगी, मुझसे ले ली जाएगी, तो भी मैंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी और मैंने कहा मैं नहीं लड़ता, मुझे खुदा के लिए ना लड़ाएं। लेकिन मुझे खालिद भाई ने
आमिर खान साहब ने, सबने कहा कि नहीं आपको लड़ना है वरना तो लगेगा ही नहीं, इलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा चले फिर मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तो खैर वो हो गया। जी। तो फिर मैंने कहा था कि हुकूमत में शामिल ना हो, बीएनपी की तरह समझदारी से काम ले, हाँ। अपने बुनियादी एजेंडे और इश्यूज पे बात करें और हर जी। 3 महीने बाद हुकूमत के साथ निगोशिएट करें कि किस मुतालबे पे कितना अमल हुआ, और 162 अरब का पैकेज ना लें। आप मिसिंग पर्सन कहें, आप मरदूमशुमारी कहें, और फिर कहें K4 हमें 65 करोड़ गैलन पानी 4 साल में चाहिए। फिर आप उनसे ये कहें सर्कुलर रेलवे हमें चाहिए 4 साल में। फिर आप कचरे उठाने का निजाम फरसुदा, उसमें चाहे 1200 अरब लगे चाहे 162 अरब लगे, बिल्कुल। ये चीज तो उन्होंने 162 अरब में फायर टेंडर भी ले लिए, सड़कें भी ले ली, जो कि हमारे वो बुनियादी मसाइल नहीं है जो कचरा उठाना, फरसुदा नालियों उसको लाइनों को चेंज करना, और पानी 65 करोड़ और सर्कुलर, ये बुनियादी 4-5 चीज। तो पहली मेरी ये बात नहीं मानी, हुकूमत में चले गए। फिर खालिद भाई को हुकूमत से निकलना पड़ा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। 162 अरब में से भी आज कितने मिले? तो यही वो मसाइल। फिर मैंने कहा उनसे कि वसीम अख्तर से इस्तीफा दिला दें, 3 साल बाद दिला दें, वरना 4 साल बाद रोएंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, मगरमच्छ के आंसू होंगे। लोग समझदार हैं, आप 4 साल में डिलीवर नहीं करेंगे, फिर कहेंगे हमने 53 लेटर लिखे, एसी के कमरे में बैठ के उसका जवाब ही नहीं दिया। तो भाई आप मुजाहरा करते ना, वजीर आला हाउस जाके धरना देते, बैठते 10 दिन, कैसे नहीं आपको इख्तियारात मिलते, कैसे वसाइल नहीं, पूरा कराची आपके पीछे खड़ा होता। तो जब आप उस वक्त इस्तीफा नहीं दिला, तो अब भी मैंने कहा कि आज इस्तीफा दे दो खालिद मकबूल, अब ये बच्ची कुछ ही एमकेएम को बचाना है, दोबारा इसमें जान डालनी है। अल्लाह का वास्ता नविश्ता दीवार पढ़ो, 4000 कराची के नौजवानों ने, 4-5 हजार नौजवानों ने मेरी सरपरस्ती, रहनुमाई और मेरे ताउन से, मेरे कहने से 6 तंजीमें इकट्ठे हुई, 4000 4 किस्म के लोग महाजिर सकाफत डे पे पीस वॉक की उन्होंने, और जिस तरह के नारे उन्होंने पुरजोश लगाए, ये एक नई सियासी अमल की निशात सानिया है। खालिद भाई, एमकेएम वॉश हो जाएगी अगर आप इस अमल को अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, इसको ऑन नहीं करेंगे और इनकी बात नहीं मानेंगे, आवाम की उमंगों को नहीं देखेंगे और लोगों के साथ देखें। 3 चीजों को, सैनिटरशिप बचाई अपनी, एक वजारत बचाई और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां बचाई। अगर ये हुकूमत से अलग हो जाए ना, डायरेक्ट कुछ लोग गिरफ्तार होंगे, उनको बचाने के लिए रह गए। ठीक है सर, ठीक है फारूक भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आपका ये कहना है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए और अब आवाम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मज़ीद कुछ इशूज़ पे बात करेंगे। जिस तरह तालिब इल्मों का एक इशू बड़ा अहम चल रहा है, जो कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल और उसके ख़िलाफ़ जो बात की जा रही है कि उसका जो टेस्ट लिया गया वो जो है वो मुताबिकत नहीं रखता जिस तरह पिछला टेस्ट लिया जाता था। बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट्स के हवाले से। एक सेंट्रल पॉलिसी बनाई गई, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, जो कि PMDC की जगह अब ये बॉडी बनाई गई है, जिसमें ये फैसला किया गया कि पूरे पाकिस्तान से जो तालिब इल्म मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद होंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ ये एक सवाल ये पैदा हुआ कि पहले जो टेस्ट लिया जाता था वो सूबे की बुनियाद पर लिया जाता था। जिस तरह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं, या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची या सिंध के जो बोर्ड्स हैं वहाँ जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो थोड़ी बहुत जो है वो मुख्तलिफ होती हैं उन किताबों से जो कि फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पढ़ाई जाती हैं। यही वजह है कि जब एंट्री टेस्ट लिया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि जो MCQs होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें उसी टेक्स्ट बुक से बनाया जाए जो कि उन तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती है या जिसका वो एग्ज़ाम देकर और इंटर पास करते हैं। जब इन इम्तिहानात का ऐलान किया गया तो तालिब इल्मों से ये कहा गया कि जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि यूनिफॉर्मिटी हो और तमाम क्वेश्चंस ऐसे हों जो तमाम सूबे की निसाबी किताबों में मौजूद हों। नाज़रीन, जब ये टेस्ट लिया गया तो इसमें से तकरीबन कोई 14 के करीब सवालात ऐसे थे जो कि सिंध की तालीमी इदारों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें मौजूद नहीं थे, जबकि इसके बरक्स वो पंजाब की तालीमी इदारों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें मौजूद थे। इसी तरह जब उसका इन टेस्ट्स का जब रिज़ल्ट आया तो
कुछ डिस्पैरिटी देखी गई, यानी रोल नंबर किसी तालिब इल्म का, नाम किसी और तालिब इल्म का। इसी तरह ये हमारे स्क्रीन पे जो लिस्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसमें से बहुत से जो हाइलाइटर से मार्क्ड हुए हुए नंबर्स और नाम हैं, वो दरअसल वो तालिब इल्म हैं जिनका के रोल नंबर तो मैच करता है लेकिन नाम मैच नहीं करता। बहरहाल इसी हवाले से नाज़रीन आज मुजाहरा भी किया गया और जमात इस्लामी की जानिब से इस मुजाहरे की हिमायत भी की गई और इसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब भी किया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद माज, जो कि एक ऐसे ही तालिब इल्म है, और ये जो एहतजाज किया जा रहा है या इस इशू को जो हाईलाइट किया जा रहा है, इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। माज, मुझे बताइएगा कि इस टेस्ट में पास हो गए आप, नाम आपका आया या नहीं आया? मैं पास मैंने कर लिया है, लेकिन बहुत से मेजॉरिटी जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो फेल कर गए। सिंध का पासिंग रेशियो सिर्फ 33% है, जबकि और प्रोविंसेस का पासिंग रेशियो अबव 77% है। तो अब आपका रोल नंबर और नाम दोनों लिस्ट में मौजूद है या सिर्फ रोल नंबर मौजूद है? मेरे रोल नंबर सिर्फ मौजूद है, मेरा नाम लिस्ट में है ही नहीं। लिस्ट में नहीं है, लेकिन अब इस रोल नंबर की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि पास हैं आप, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके पास उस रोल नंबर का मौजूद है। जी। अच्छा, इस चीज़ को जब नोटिफाई किया गया या आइडेंटिफाई किया गया तो जो पीएमसी अरबाब इख्तियार है उनका क्या कहना है? जब हमने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो पीएमसी का लॉयर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमसे एक मिस्टेक हुई है, और अपनी नाअहली को इन्होंने एक्सेप्ट किया और हमसे 3 दिन का वक्त मांगा कि हम इसको वापस डिलीट करके एक न्यू रिजल्ट अपलोड करेंगे। वो रिजल्ट फिर अपलोड किया गया? अभी लिस्ट अपलोड नहीं की, लेकिन इंडिविजुअली हम चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर एंटर करके। वो आप उसमें पास आ? जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इम्तिहान लिया गया उसमें भी क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक से बाहर दिए गए। 28 MCQs, जो 14% ऑफ द सिलेबस हमारा बनता है। आपको खुद पता है MBBS और MCAT की मेरिट लिस्ट में 0.5 पे मेरिट चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ 14% पेपर की बात हो रही है, 28 MCQs, जिसमें 6 से 7 ऐसे सवाल थे जिसमें कोई सही MCQ ही नहीं था, जबकि 3 से 4 ऐसे सवाल थे जिसमें 2 ऑप्शन सही थे। जैसे फुल वेव रेक्टिफिकेशन पंजाब बोर्ड में, उसमें 4 डायोड्स आंसर है, जबकि सिंध टेक्स्ट बुक में 2 डायोड्स आंसर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर सिंध के तमाम स्टूडेंट से एक ही पर्चा लिया गया और उसमें ये क्वेश्चंस आए, तो जो एडमिशंस होने हैं वो तो सिंध के तालिब इल्मों के ही होने हैं ना, तो फिर क्या उससे फर्क पड़ेगा? सबसे पहले इन्होंने पीएमसी ने अनाउंस किया कि इस बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, जिसकी वजह से दूसरे प्रोविंसेस के भी स्टूडेंट्स इनमें आ सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में? अच्छा, जो सेल्फ फाइनेंस के बेसिस पे हैं वो पब्लिक, वो डोमिसाइल बेसिस पे होगा, लेकिन क्योंकि सिंध के अंदर बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो फेडरल बोर्ड भी पढ़ाते हैं, तो वहां से कुछ स्टूडेंट्स को एज मिल जाएगा, और सिंध के जो स्टूडेंट जो प्योरली सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज है, वो नहीं आ सकेंगे। ये नहीं। अच्छा, ठीक है माद, आपसे हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। आवाज बढ़वा दीजिएगा, मुझे कम आवाज आ रही है। जी हाफिज साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी, आप सुन सकते हैं। जी जी। हाफिज साहब, तालिब इल्मों का एक मसला चल रहा है और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल पीएमसी, जिसने पीएमडीसी को अब रिप्लेस किया है, सर क्या कहेंगे इस एहतजाज जो तलबा की जानिब से जारी है, उसमें जो जमात इस्लामी है उसकी भरपूर हिमायत का भी ऐलान किया गया है और आप लोग इस कॉज में सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, देखें, एक तो ये है कि ये जो स्टूडेंट हमारे एहतजाज कर रहे हैं, उसूलन तो इनको इस नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी कि ये सड़कों पे आए। हमारी जो है लड़के लड़कियां अपने इस हक के लिए कि उनसे टेस्ट सही तरीके से ले लिया जाए, धांधली ना की जाए, बेईमानी ना की जाए, उसके लिए वो सड़कों पर हैं, उसके लिए वो अदालतों के धक्के खा रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट है। और ये हो इसलिए रहा है कि पहली बात तो ये है कि जो पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उसको रिप्लेस किया गया पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से, और रिप्लेस भी इस तरह से किया गया कि जो पहले तो इलेक्टेड बॉडी होती थी, अब नॉमिनेटेड है इमरान खान साहब की या वजीर आजम की, और उसमें जो नॉमिनेटेड बॉडी है उसमें सारे के सारे वो लोग ले लिए गए कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, यानी जो अब मेडिकल माफिया भी एक बहुत बड़े पैमाने पर वजूद में आ गया। ऐसे ही लोगों के लिए सेहत की और तालीम की मेडिकल के शोबे में फैसिलिटीज बहुत कम है, और अब तो सिर्फ जो है ये मेडिकल माफिया है जो अपनी मर्जी की, यानी पहले रेस्ट्रिक्शन होती थी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के लिए कि वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा फीस नहीं रख सकते। अब यह हाल हो गया है कि सिर्फ एक जियाउद्दीन
यूनिवर्सिटी में ही 14-15 लाख रुपए, और इसी तरह खान, इसी तरह और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग साल की जो है वो फीस वसूल कर रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन रेट के ऊपर जो है वो आइंदा चार्जेस तय करेंगे। गोया इसका मतलब ये है कि ये लोग बदतरीन सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं। गोया तालीम जो हमारी होगी वो सिर्फ एक खास तबके के लिए होगी, मिडिल क्लास को भी फारिग कर दिया, गरीब लोग तो वैसे ही जो है फारिग हो चुके थे इस तालीम से। और ये कर कौन रहा है? जो तब्दीली लेकर आए इमरान खान साहब, उनके चीनी माफिया, आटा माफिया और बिजली माफिया और गैस माफिया के साथ अब एक मेडिकल माफिया भी है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है, तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अब इस पीएमसी ने जो टेस्ट कंडक्ट किया, एमडी कैट जिसे कहते हैं, पहले ये सूबाई सतह पर होते थे और सूबे के जो तालीमी सिलेबस होते थे उसके मुताबिक होते थे। अब उन्होंने किया कि जनरलाइज कर दिया, पूरे मुल्क की सतह पर लिया। इसके नतीजे में खास तौर पर सिंध के तलबा को दुश्वारी पेश आई कि इनके 200 में से 28 एमसीक्यूज वो थे कि जिसमें ये जो इनके सिलेबस के मुताबिक नहीं थे, जिसके नतीजे में पूरे पर्चे पे असर पड़ जाता है। अभी ये परेशान। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो पहले कार्बन कॉपी मिल जाया करती थी वो भी इनको प्रोवाइड नहीं की गई, जिससे इनको पता चल सके कि रिजल्ट कैसे है और सही गलत जो भी इन्होंने किया है वो पता चल जाए। तो इसका मतलब है ये धांधली दर धांधली है। तीसरा ये कि खुद रिजल्ट जब अनाउंस हुआ तो बहुत सारे नाम और एनरोलमेंट नंबर टैली नहीं हो रहे। इससे पता चला कि ये एक अजीबो गरीब किस्म नायली भी है और धांधली भी है। तो इसलिए हमारा मुतालबा जमात इस्लामी ने, ये ज़ाहिर है ये नौजवान तलबा और तालिबात क्या कर सकते हैं, अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने इनको जो है कहा कि हम इस मसले को लेकर चलेंगे, आपके साथ चलेंगे और जो भी इशू होगा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 तारीख को अदालत में केस है सिंध हाई कोर्ट में। हमने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के गुलजार साहब से, जस्टिस गुलजार साहब से अपील की है कि वो सोमोटो लें और जो भी पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में केसेस उनको क्लब कर लें। और ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है, पहले ही तालीम कितनी रह गई है, तो आप इतना मायूस कर दें लोगों को कि वो आप इस तरफ आना ही छोड़ दें। तो इसलिए कम से कम ये ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए। तो ये जायज ग्राउंड के ऊपर हम इस काम को लेकर चल रहे हैं ताकि ये हजारों लाखों की तादाद में जो तलबा और तालिबात हैं उनका जो है मुस्तकबिल सेफ हो सके। हम ये कहते हैं कि रिकंडक्ट होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है कि जो तलबा पास हो गए हैं, ठीक है, इसमें ये एक मसला हो सकता है कि बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका कोई रास्ता निकल सकता है कि जो पास हो गए उनको रहने दें और जो रह गए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, इसलिए कि ज्यादती हुई है, तो खास तौर पर सिंध में हुई है। अच्छा सर, क्या समझते हैं, यानी अब इसका क्या हल निकाला जाएगा? दूसरी जानिब सिंध काबीना में भी ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तर्ज पर सूबे की भी जो मेडिकल काउंसिल है वो बना ली जाएगी और बहुत जल्द उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। सर देखिए, कर लें ये कोई, अब ज़ाहिर तालीम जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों का सब्जेक्ट है, लेकिन एजुकेशन का मामला ऐसा है कि जिसमें इन तीनों चारों पार्टियों के अंदर एक बड़ा इत्तेफाक पाया जाता है। मसला सिर्फ ये पीएमडीसी और पीएमसी का नहीं है, मजमूई तौर पर तालीम जो है आम आदमी की दस्तरस से बाहर करने और उसको कमोडिटी बनाने में ये सारी पार्टियां एक हैं। और अगर सिंध मेडिकल काउंसिल बन जाए, चलें, ठीक है, कम से कम ये वाला मसला रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन हमें अंदाजा ये होता है कि चूंकि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट वैसे ही हेल्थ और मेडिकल में कोई ऐसा नहीं है कि जो बड़ा जो है उसको सराहा जाए, तो हमें तो उससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अलबत्ता ठीक है, अगर वो प्रोसेस हुआ है, टेबल हुआ है, तो उसको कर दिया जाए। लेकिन असल मसला तो ये है जिसको एड्रेस होना चाहिए, जिसको पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को टेकअप करना चाहिए। मैं हैरान हूं कि वो उसको प्रॉपर टेकअप नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए था। कि एक, यानी आप देखें ना, जब इन्होंने पीएमडीसी को खत्म किया और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि यहाँ करप्शन होती है और फना होती, किस इदारे में करप्शन नहीं है? कि इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में करप्शन नहीं हो रही है? क्या उनकी आटा माफिया, चीनी माफिया जो उनके पार्टी के डोनर्स हैं, क्या ये के इलेक्ट्रिक के लोग जो उनके डोनर हैं उनको सपोर्ट फराहम नहीं कर रहे इमरान खान? क्या उन्होंने ये करप्शन नहीं की कि उनका मारगला तो रेगुलराइज 12 लाख में हो गया, अरबों खरबों की जमीन, और कौम के लोगों को बेघर करते हैं आप? तो ये तो सब हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पूरी दुनिया में आप बदनाम करें। तो आपने पीएमडीसी पे एलिगेशन लगाया जिससे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स थे उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई। इंडियंस ने पाकिस्तान को बदनाम किया और उसके नतीजे में मुसीबत, जिस तरह इनके वजीर जो थे हवाबाज, गुलाम क्या नाम था इनका, सरवर, जी। उन्होंने जब ये कहा कि हमारे पायलट जो है वो सही नहीं है, तो उसके नतीजे में बदतरीन सूरत हाल से हम दो चार हुए। तो नायल भी हैं, पता नहीं किसके एजेंडे पर हैं जो ये काम करते हैं। अब इन्होंने जब पीएमसी बनाई है तो पूरा माफिया है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि ये कौन सा तरीका है कि अपने दोस्तों को और वो लोग के जो पहले ही बेच रहे हैं तालीम को, जो किसी मेरिट को, मतलब मेरिट क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो मेरिट होगा ना। अब गरीब और मिडिल क्लास के लिए तो आपने मौका ही खत्म कर दिया।
सिर्फ उनमें से आप इंतखाब करेंगे कि जो दौलतमंद है तो कौन सा मेरिट रह गया। तो ये आप सलूक कर रहे हैं कौम के साथ। तो हम समझते हैं कि ये पीएमसी खत्म होनी चाहिए। पीएमडीसी में अगर कोई खराबी है तो उसको दूर किया जाए, उसका सिस्टम ठीक किया जाए, और ये जो इजारादारी प्राइवेट माफिया की है, मेडिकल माफिया की, ये खत्म होनी चाहिए। और इस टेस्ट के हवाले से हमारा मुतालबा है कि रिकंडक्ट होना चाहिए। हाफिज साहब, क्या फर्क क्या पड़ता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हो या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल हो? ऑर्डिनेंस का फर्क है सर, बॉडी तो तकरीबन वही है ना, या उसमें बॉडी वो नहीं है ना। पहले इलेक्टेड बॉडीज होती थी, अब नॉमिनेटेड है, नंबर है। और आप बताएं कि जो मेंबर बोर्ड है पूरा इसका, इसमें कोई एक सरकारी यूनिवर्सिटी का आदमी नहीं है। क्या डाउ यूनिवर्सिटी, क्या किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर है, और ये बड़े बड़े जो सरकारी सतह के हैं, क्या इनके अंदर कोई एक आदमी अहल नहीं है जो इमरान खान की इस काउंसिल का मेंबर बन सकता हो? सिर्फ उनके पसंदीदा लोग जो पहले ही माल कमा रहे हैं, जो पहले ही लोगों को लूट रहे हैं, जिन्होंने अस्पतालों के अंदर ये वो माफिया होती है जो कोड़ियों के मोल या खान मेडिकल। हाफिज साहब, कुछ खास यूनिवर्सिटीज को, मेडिकल यूनिवर्सिटीज को चार्टर देने का मामला था जिसकी वजह से पाकिस्तान मेडिकल सब होगा, ये सब होगा, और जो मौजूद हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये रूमर्स तो जरूर थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा भी होगा। मैं इसकी और किसी वक्त डिटेल आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। नमल अपना क्या नाम है, ये है आगा खान है। अब आगा खान को कोड़ियों के मोल जमीन मिली ना, इसलिए मिली थी ताकि हेल्थ के अंदर गरीब लोगों की मदद की जा सके, ठीक है। लियाकत नेशनल को ये दिया गया था ना, लेकिन अब ये सब कमाई के धंधे बन गए हैं। महंगे तरीन ज़ियाउद्दीन की क्या पोजीशन है? ये जो नालों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, नाले के ऊपर ज़ियाउद्दीन का कैंपस बना हुआ है, पीपल्स पार्टी का मंजूर नजर, एमक्यूएम का मंजूर नजर बंदा है। ये सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने मतलब कब्जा किया हुआ है, और अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप चले जाएं, कोई पेशेंट पता ही नहीं चलता कि उसके कितने बिल बनेंगे। और अगर किसी को ज़कात खैरात से मदद भी करते हैं तो इस पे यूनिवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है? डोनेशन से वो पैसे खुद यूनिवर्सिटी और अपना जो अस्पताल है उसको दे दिए जाते हैं। तो ये सब लोग के जो सेहत को और तालीम को कारोबार बना रहे हैं, ये ही इनकी नजर में सही डॉक्टर हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जो गवर्नमेंट तो खुद गवर्नमेंट है ना, लेकिन उसके बावजूद अपनी ही गवर्नमेंट के लोगों को इस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये माफियाई निजाम है, जो आटा माफिया, चीनी माफिया, बिजली माफिया, और ईमानदार है हमारा बहुत वजीर आजम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या अब इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर क्या अदालत में भी आप जा रहे हैं, और कब? देखिए, अदालत में तो ऑलरेडी केस मौजूद है ना जी, तो वो तो 4 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग भी है। मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह ये संजीदा मसला है, इसको हमारे हाई कोर्ट के जो जजेस हजरात हैं वो इसको टेकअप करेंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन बहरहाल हमारी अदालती निज़ाम के अंदर भी जो ताख़ीर होती है और केसेस हैं, तो उसके नतीजे में जाहिर है कि ये सारी चीजें भी अपनी जगह इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेट हैं बहुत। तो जहां तक अदालती और कानूनी मसला है उसको भी हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे जो हम कर सकेंगे। केस ऑलरेडी मौजूद है, इसमें जो भी हम कानूनी मुशावरत कर सकते हैं वो इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, और उसके साथ साथ जो जमहूरी और आईनी तरीका है सड़कों पर एहतजाज का, वो भी करेंगे। आज हम गवर्नर उसके सामने थे ना, जमात इस्लामी थी, इस्लामी जमीयत तलबा थी, जी नौजवान तलबा और तालिबात थे। फुटेज भी सर उसकी चल रही है। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत अहम मसला ये है कि एक अरसे से, बल्कि कई दहाइयां हो गई हैं जब से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी यूनियंस होती थी सर, स्टूडेंट यूनियंस, उन पर पाबंदी लगा दी गई, और तमाम सियासी जमातों के अपने स्टूडेंट्स विंग जरूर मौजूद हैं, जैसे इस्लामी जमीयत तलबा है, APMSO है, PSF है, पंजाबी स्टूडेंट्स फेडरेशन है, बाकी तमाम चीज़ें सर। लेकिन ये यूनियन को बहाल करने में कोई सियासी पार्टी सीरियस नहीं नजर आती सर। सब अपने अपने स्टूडेंट्स विंग जरूर चलाते हैं, लेकिन अगर तमाम सियासी जमातों का मुतालबा भी होता है, अगर सब मिलके एक करारदाद पास कर लें, जमहूरियत है सर, आमरीत में इन यूनियंस पे पाबंदी लगाई गई थी। अब तो कई दिहाइयों से पाकिस्तान में जमहूरियत के बाद फिर एक आमरीत का दौर आया, फिर जमहूरियत है, लेकिन इन यूनियंस को कोई फाल करना ही नहीं चाहता सर, क्या कहेंगे? उसकी वजह है ना, देखें 1984 में बाकायदा तमाम जगहों पे पाबंदी ज़िया-उल-हक साहब के जमाने में लग गई थी। उसके बाद से लेकर मुसलसल इस्लामी जमीयत तलबा ने इसको रेजिस्ट किया। आज भी हम ये बात करते हैं, और इस जमात इस्लामी का तो बिल्कुल फर्म ये जो है वो मौक़िफ़ है कि जब तक ये ग्रास रूट नर्सरी के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, तालीमी इदारे होते हैं, तो मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ ही नहीं सकती। असल में ये जो सियासतदानी है खौफजदा होते हैं, क्योंकि यहाँ से जेन्युइन लीडरशिप रहती है। यहाँ से वो आएगा जो काम करेगा, जो तालीम में अच्छा होगा, जो अच्छा डिबेटर होगा, जो
तलबा और तालिबात की खिदमत कर सकेगा और हर साल इंतखाब हो। तलबा यूनियन के इंतखाबात में धांधली नहीं होती थी, मुल्क के निजाम में होती थी। इसीलिए इन सारी पार्टियों का इत्तेफाक है, इंक्लूडिंग पीटीआई, के ये तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं कराना चाहते हैं। और जितनी भी ये चैंपियन बन जाएं, करारदादें तो पिछले साल पास हुई थी ना, सिंध असेंबली में भी पास हुई थी। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने क्या किया, जब गिलानी साहब वजीर आजम 2008 में बने थे तो पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि हम जो है वो स्टूडेंट यूनियन बहाल कर देंगे और मजदूर यूनियन बहाल कर देंगे। नहीं की, इसलिए कि ये खुद खौफजदा होते हैं और जब तक स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं होगी उस वक्त तक जो ये मसले चलते रहेंगे। स्टूडेंट यूनियन होती थी तो काम भी करती थी और उसके नतीजे में फिर ये, क्योंकि उसकी ऑफिशियल हैसियत होती थी, तो फिर इस तरह की वारदातें नहीं हो पाती थी। ये स्टूडेंट्स खुद दिफा करते थे इस पूरे निजाम में जो कि ज्यादती हो रही थी उसका। लेकिन खास तरीके से खास मौके पर जो आमरीतों के जमाने में खौफजदा होकर इन लोगों ने पाबंदी लगाई थी और बदनाम किया गया तलबा को के लड़ते हैं। सर तो पहले तो दो ही सियासत थी ना सर, लेफ्टिस्ट या राइट, एनएसएफ या यानी ये इस्लामी जमीयत तलबा, और यही यूनियंस परवान चढ़ती थी। अब तो सर नहीं, सब तरह के लोग थे। देखें, एटीआई भी थी, अंजुमन तलबा इस्लाम, एमएसएफ भी थी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है ना। असल में हुआ ये कि इसमें जो तलबा की अगर ये यूनियनों का निजाम चलता रहता ना तो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो इन्फ्लुएंस करके तालीमी इदारों को अपना अड्डा बनाया था ना, वो नहीं होता। इसी तरह से अगर ये यूनियनों का निजाम चलता रहता था तो उसके नतीजे में ये लिसानियत जो है ना परवान नहीं चढ़ती। तो ये परवान ही इसलिए चढ़ी कि आपने जो सही रास्ता था उसको बंद कर दिया। अब भी मसले का हल यही है कि एक बल्दियाती इंतखाब ग्रास रूट लेवल की जमहूरियत है, उस पर भी इन पार्टियों का इत्तेफाक है कि नहीं कराने, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का खास तौर पर, एमक्यूएम का भी। और दूसरा जो है वो तलबा यूनियन पे तो ये सारे ही मुत्तफिक हैं कि इंतखाब नहीं कराना। तो इसके लिए जाहिर है कि अदालत के अंदर भी इस्लामी जमीयत तलबा, हम इस्लामी जमीयत तलबा में थे उस वक्त जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और उसमें ये फैसला जस्टिस अब्दुल साहब ने दिया कि यूनियनों को बहाल होना चाहिए, लेकिन न नवाज शरीफ ने किया, न पीपल्स पार्टी ने किया, न इमरान खान ने किया। मुझे तो ये बताएं ना कौन सा मसला है जिनमें इन तीन लोगों का इख्तिलाफ है। इनका इख्तिलाफ तो बस छोटा सा इख्तिलाफ है, बाकी तमाम चीजों में तो ये सब एक है। अब आप देखें ना, कराची के साथ जितनी ज्यादती हो रही है सारी पार्टियां करती हैं। पीआईए को शिफ्ट कर रहे हैं उसके हेड ऑफिस को, इतने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टील का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो मर्दमशुमारी में कराची की आबादी आधी गिनी है, सबका इत्तेफाक है इसमें, कोई कुछ नहीं करता है। इसी तरह से जो है वो कराची के साथ जो मेरिट के ऊपर जो जुल्म है, कोटा सिस्टम बढ़ा दिया है एमक्यूएम और पीटीआई की हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर, एक आवाज नहीं उठी उसके ऊपर। अभी मर्दमशुमारी पे सर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। सिराज साहब ने ये कहा है कि 2020 में तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कई दफ़ा कौम से कहा कि घबराना नहीं है, लेकिन 21 ऐसा लगता है कि शायद वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ेगा उनको कि आपने नहीं घबराना इस साल। आप जाहिर है, लेकिन सिराज साहब ने इसीलिए कहा है ना कि वो जो मुसलसल इक़दामात हैं उसके नतीजे में अवाम में अनरेस्ट है। असल में इमरान खान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उनकी अपोजिशन पीडीएम है। अगर पीडीएम को एक तरफ कर दें तो इमरान खान से तो लोग बहुत शदीद गुस्से में हैं। जाहिर है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलात हैं, नौजवानों को जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई है। अब ये जो इंटरमीडिएट के और ए लेवल्स के बच्चे हैं, ये तो सब इमरान खान के सपोर्टर थे ना, ये तो सड़कों पे निकले हुए हैं कि हमारे साथ ज्यादती की वजीर आजम ने। लेकिन इनको तो पीडीएम का चेहरा दिखाकर इमरान खान फायदा उठा लेते हैं। यार ये करप्ट और टोला जो है ये अपनी नैब से बचने के लिए तहरीक चला रहा है। जाहिर है उन्होंने अपना इस तरह का नैरेटिव बनाकर पेश कर दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन जमात इस्लामी कर रही है वो ये कर रही है कि ये तीनों चारों पार्टियां, इनमें कोई जोहरी फर्क नहीं है। इसलिए कि जो वो कहते हैं ना इमरान खान के मुल्क मईशत तरक्की कर रही है और डेफिसिट कम हो गया है, ये सारी वही तकरीरें हैं जो इनको वही अब्दुल अजीज शेख और इस तरह के सारे जो इनके होते हैं ना वजीर मुशीर, जो काफ लीग में भी थे, जो नून लीग में भी थे, वो सेक्रेटरीज भी वही होते हैं, वो सारे लोग मिलकर वही तकरीर इनको सिखाते हैं जो नवाज शरीफ से करवाते थे, जो जरदारी से करवाते थे, इमरान खान वो काम करते हैं। भाई मेरी रोटी महंगी हो गई ना, मुझे तो ही बताइए आप, हमारे आटा और दाल और चावल और चीनी महंगा हो गया है ना, हमारी बिजली महंगी हो गई है और हर कुछ दिनों में आप इसको बढ़ा रहे हैं आईएमएफ के कहने पे। आप बेरोजगारी कर रहे हैं, आप लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। तो ये कौन से बैरोमीटर है जिसकी बुनियाद पर मुल्क तरक्की कर रहा है? ये सिर्फ आदाद शुमार होते हैं जो वही लोग पेश कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों को पेश करते थे। कोई फर्क नहीं है इन पार्टियों की पॉलिसी में और इनकी कार्रवाइयों में। तो ये खुशकिस्मती इमरान खान की या वजीर आजम की या पीटीआई की ये है कि इनकी अपोजिशन पीडीएम है
जिसके नतीजे में वो जो है वो बच रहे हैं और अपने जो भी ज़ाहिर है इनके सपोर्टर हैं वो पीडीएम के गुस्से में कहते हैं कि नहीं इमरान खान ही ठीक है, लेकिन ठीक। कब तक चलेगा ये? बिल्कुल। बिलाखिर जेन्युइन अपोजिशन सामने आएगी और इसीलिए जमात इस्लामी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनी है और हम मुसलसल अपनी पब्लिक एक्टिविटी कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और इश्यूज को आइडेंटिफाई करके हम लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हाफिज नईम साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ ऑनलाइन फ़ोन लाइन पर मौजूद थे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद माज और इनसे मैं जानना चाहूँगा, वन लाइनर मुझे बता दीजिएगा क्या समझते हैं इस मसले का हल क्या है और किस तरह इसको हल किया जाएगा? सर, प्रोविंशियल बेसिस पे जिस तरह होते थे पिछले सालों तक एग्जाम, अगर प्रोविंशियल बेसिस पे वापस रिकंडक्ट होता है और उसमें हमें कार्बन कॉपीज प्रोवाइड की जाती हैं, एक आंसर की टेस्ट के बाद वेबसाइट पे अपलोड की जाती है और हमें चेकिंग फैसिलिटी दी जाती है, तो वी ट्रस्ट ऑन दैट सिस्टम जो PMDCA लेके चलती थी। तो प्रोविंशियल बेसिस पे ना आउट ऑफ सिलेबस MCQs का कंटेंशन होगा और ना ही ये फेडरल वाला कंटेंशन आएगा। तो आप ही चाह रहे हैं कि इसको जो है वो प्रोविंशियल बेसिस पे रिकंडक्ट, नेशनल टेस्टिंग सेंटर से NTS के जो टेस्ट होते थे वो प्रोविंशियल जी बेसिस पे होते PMDCA थे। का, जी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि उस तरीके से किया जाए, ताकि यानी सिंध का बच्चा वही सिंध की बुक पढ़े अपने टेस्ट के लिए, ना कि उसे आप ये फेडरल। मुतालबा करें कि इन टेस्ट के रिजल्ट्स को मुस्तरद कर दिया जाए या कैंसिल हमने कर तो दिया टोटली रिजेक्ट कर दिया है अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटेस्ट में। अच्छा जी। और कितने स्टूडेंट्स तकरीबन आपके साथ हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर आपका साथ दे रहे हैं? कराची में 9000 स्टूडेंट्स इफेक्टिव हैं और हमारी प्रोटेस्ट में भी एक लार्ज नंबर आ रहा है, क्योंकि वो कमीशन जो 4 दफ़ा सिलेबसेस दे, 2 दफ़ा रिजल्ट दे, वो एक फेयर मेरिट लिस्ट क्या इंश्योर कर सकती है? ठीक है, तो यानी आपका मुतालबा यही है और जो आपने केस फाइल किया उसमें भी प्रेयर यही रखी है कि ये टेस्ट रिजल्ट जो इनको नलिफाई कर दिया जाए, वाइट किया जाए और फिर प्रोविंशियल बेसिस पे रिकंडक्ट लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माज, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे और जो मेन आपका मकसद है जो कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मकसद है उसमें भी आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला है इस पर न सिर्फ अदालतों की जानिब से फैसले आएंगे बल्कि उसके साथ साथ अरबाब इख्तियार जो लोग हुकूमत में मौजूद हैं, अगर वो देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें अगर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये तमाम गलतियां पकड़ सकते हैं, तो फिर ये काउंसिल्स क्यों नहीं पकड़ सकती, या ये गलतियां इन द फर्स्ट प्लेस हुई क्यों हैं? जब इतना एक सेंसिटिव मसला है, पूरे मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के मसले हैं, तो फिर ये गलतियों को पहली दफ़ा में होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ कि हुकूमत भी इसको रेक्टिफाई करेगी और जो मुतासरीन हैं उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल सकेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।